हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल्स इको 024 पर भरपूर स्वागत है। आज अभी अपन लोग बात करते हैं जो अपन का चैप्टर चल रहा था, बाजार संतुलन। बाजार कैसे संतुलित होती हैं, इनके पहले भाग में अपन ने बात की थी। ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा पार्ट है अध्याय 5 का। पहला पार्ट में बात की थी अधिमांग, अधिपूर्ति और शून्य मांग, शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति, और एक बाजार का संतुलन कहाँ पर स्थापित होता है, इनकी अपन लोगों ने पहले परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। एक बाजार का संतुलन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन उस स्थान पर होता है जहाँ पर टोटल डिमांड्स और टोटल सप्लाई दोनों बराबर हो, अर्थात मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं। वहाँ पर एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का संतुलन स्थापित होता है। इसको अपन लोगों ने इस प्रकार से देखा था, ये किसी फर्म का वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये किसी फर्म का जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है ऋणात्मक ढाल वाला, ये डिमांड कर्व होता है, और जो नीचे से ऊपर की ओर अर्थात जो धनात्मक ढाल वाला होता है उसे पूर्ति मांग, ये डिमांड कर्व है और ये पूर्ति वक्र है। पूर्ति वक्र मांग वक्र दोनों आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं ई बिंदु पर, अर्थात ये बाजार का इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर बाजार में कीमत का निर्धारण होगा। ये फर्म की प्राइस होगी और यहाँ पर उसकी मात्रा होगी। इस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। यहाँ तक अभी अपन लोग बात कर चुके हैं। अभी बात करते हैं बाजार संतुलन जब फर्मों की स्थिर संख्या है। फर्मों की संख्या कैसी है? स्थिर है, अर्थात फिक्स हैं। उनमें एक बाजार का संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता है, उसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो ये है मांग एवं पूर्ति, जो शक्तियाँ होती हैं उसके द्वारा स्थिर संख्या वाले फर्मों वाले बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन की स्थिति किस प्रकार से निर्धारित होती हैं, उनका अपन लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट है, उनके अंदर किसी फर्म का संतुलन किस प्रकार से स्थापित होगा उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो ये डायग्राम है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का। ये किसी फर्म का बनाने के लिए वाई अक्ष होता है, ये अपन की एक्स अक्ष है। यहाँ पर वाई अक्ष पर प्राइस को रखा गया है और एक्स अक्ष पर क्वांटिटी अर्थात मात्रा को रखा गया है। मात्रा ये मांग और पूर्ति दोनों की है। ये जो एस वक्र हैं ये फर्म का पूर्ति वक्र है, बाजार का पूर्ति वक्र है, और ये जो डी डी है ये बाजार का मांग वक्र है। जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ काटते हैं, आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं, वहाँ पर कीमत का निर्धारण होगा। तो ये ई बिंदु पर एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। अब यदि वस्तु की जो कीमत है वो कीमत P से बढ़कर P1 तक पहुंच जाए, अर्थात प्राइस इंक्रीज हो जाए, तब क्या स्थिति उत्पन्न होगी बाजार के अंदर? जब प्राइस P से बढ़कर P1 हो जाने के कारण अब जो नया संतुलन बनेगा, इस स्थिति के अंदर
बाजार के अंदर जो मांग होगी वो होगी OQ1 के बराबर, अर्थात मात्र OQ1 तक ही मांग होगी और उस वक्त पूर्ति सप्लाई जब प्राइस P से बढ़ के P1 हो जाती है तब सप्लाई हो जाएगी O से बढ़कर OQ1 तक हो जाएगी सप्लाई। OQ से बढ़कर OQ1 तक क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, अर्थात Q1 से Q1 तक, Q1 से लेके Q1 तक की जो स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये स्थिति है, ये वाली जो स्थिति होगी ये क्या कहलाएगी, अधिपूर्ति। यहाँ से यहाँ तक के इस रेखा को देखिए, इनको देखिए, ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की अधिपूर्ति हो जाएगी। अब इसका उल्टा देखते हैं, जब प्राइस है वो प्राइस P से घट के P2 हो जाती है, प्राइस P से घट के कहाँ आ जाती हैं, P2 पर आ जाती हैं, तो ये प्रारंभिक तो है, ये सप्लाई क्रम है, ये डिमांड क्रम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है बाजार का, प्राइस अब बढ़ चुकी हैं तो अपन की प्राइस रेखा ये हो जाएगी, P2 हो जाएगी। इस वक्त देखिए सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, अर्थात O से OQ2 तक रह जाएगी, और उस वक्त डिमांड अर्थात P2 कीमत पर बाजार की जो डिमांड होगी वो हो जाएगी O से बढ़ के OQ2 तक, यहाँ तक हो जाएगी, अर्थात इसको आप डैश लिख सकते हो, OQ2 से OQ डैश तक जो ये हैं, ये बाजार की अधि मांग है, ये बाजार की क्या है, अधि मांग है। Q2 से लगा करके Q2 डैश तक, Q2 से Q2 डैश तक ये क्या हो जाएगी, अधि मांग हो जाएगी। इनको अपन सारणी के द्वारा समझते हैं। ये सारणी है, यहाँ पर ये कीमत दे रखी है, कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये है। उस वक्त बाजार की जो मांग होगी वो 5 इकाई, 1 रुपये कीमत पर वस्तु की मांग कितनी है, 5 इकाई। जैसे जैसे कीमत क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही, अर्थात प्राइस जब इंक्रीज हो रही है तब डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें संतुलन का होगा तो पूर्ति और मांग दोनों आपस में काटेगी। तो अब आगे देखते हैं, ये तो अपन की कीमत है और ये अपन की क्या है, पूर्ति। जब कीमत 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई है तो पूर्ति पहले 1 इकाई, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई, अर्थात पूर्ति की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। अर्थात प्राइस एवं जब बढ़ रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अर्थात प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव संबंध है और प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव संबंध है। इनके अंदर देखिए यहाँ पर बाजार का संतुलन होगा, जब बाजार की कीमत 3 रुपये होगी उस वक्त मांग भी 3 इकाई हो रही है और उस वक्त सप्लाई भी कितनी हो रही है, 3 इकाई के बराबर हो रही है। अब इसको आप लोग एक गणितीय उदाहरण से समझते हैं।
गणितीय उदाहरण है कि जब किसी बाजार के अंदर एक अच्छी क्वालिटी के गेहूं का उत्पादन हो रहा है, उनका जो मांग वक्र है वो हो दे रखा है प्रश्न के अंदर 200 माइनस पी, और उस बाजार में जो सप्लाई कर्व है गेहूं का वो है 120 प्लस पी। ये कह रहा है कि जब प्राइस 200 रुपये से कम है उस वक्त उसकी मांग कितनी होगी, 200 माइनस पी के बराबर, और जैसे ही प्राइस 200 से अधिक हो जाएगी तो बाजार मांग बिल्कुल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार सप्लाई देख लीजिए, जब प्राइस 10 रुपये से अधिक है तब तक बाजार के अंदर जो मांग है वो कितनी है, 120 प्लस पी के बराबर, पूर्ति 120 प्लस पी के बराबर है। और जैसे ही प्राइस 10 रुपये से कम हो जाएगी उस वक्त बाजार की टोटल जो सप्लाई वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसे ये पढ़ने का तरीका है। अब अपन को ज्ञात करना है, जब ये मांग वक्र हैं और ये पूर्ति वक्र हैं तो संतुलित कीमत क्या होगी और बाजार की संतुलित मात्रा क्या होगी। संतुलित कीमत ज्ञात करने के लिए और यदि संतुलित पूर्ति ज्ञात करने के लिए अपन के पास सूत्र हैं, अपन के पास सूत्र रहता है QD, अर्थात वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी प्राइस बराबर होनी चाहिए उस वस्तु की जो सप्लाई की मात्रा कोष्टक प्राइस। तो अब इनको सूत्र के रूप में अपन लोग रख सकते हैं। QD की प्राइस के बराबर मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर 200 माइनस पी बराबर QS, अर्थात पूर्ति की मात्रा की जगह क्या रख दूंगा मैं, 120 प्लस पी। अब ये असर हैं और ये सर राशियां हैं, तो सर एक जगह आ जाएगी और असर एक जगह से ली जाएगी। तो जब इनको मैं असर संख्या यहाँ ले रहा हूँ तो ये हो जाएगी 2p, एक p ये है और ये इस तरफ आ जाएगी, या फिर इसको मैं उस तरफ भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगी 2p बराबर इनको इस तरफ भेजेंगे तो 120 200 में से घटाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। आई समझ में, ये मैंने 120 200 में से घटाए हैं। अब अपन को प्राइस ज्ञात करनी है, तो प्राइस ज्ञात करने के लिए P बराबर 80, इनके साथ ये गुणा में है तो इसके किस में चला जाएगा, भाग में, तो यहाँ पर 2 का भाग चला जाएगा। अब जब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो P बराबर आ जाएगा अपन का 40, अर्थात संतुलित कीमत क्या हो जाएगी, 40 रुपये हो जाएगी। जब बाजार के अंदर कीमत 40 रुपये होगी उस वक्त मांग और पूर्ति दोनों बराबर होगी। अब उस वक्त मांग कितनी होगी 40 रुपये पर और पूर्ति कितनी होगी, इनको ज्ञात करने के लिए P का मान रखते हैं। डिमांड ज्ञात करनी है तो P का मान रखते हैं। P का मान अपन के पास कितना आया है, P का मान अपन के पास आया P बराबर 40। तो पहले मैं P का मान रखना हूँ QD के अंदर, QD बराबर 200 माइनस P अर्थात 40 बराबर कितना हो जाएगा, 160। मांग कितनी है उस वक्त, 40 रुपये की कीमत पर मांग कितनी है, 160 इकाई। अब ये अपन को पूर्ति ज्ञात करनी है तो QS बराबर S की जगह मान रख देंगे 120 प्लस P का मान कितना है 40, 120 और 40 कितने हो जाएंगे 160, अर्थात मांग भी कितनी है 60 और पूर्ति भी कितनी है
160। कौन सी कीमत पर? जब कीमत कितनी हो? 140 रुपये हैं तब। ये हैं संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत ज्ञात करने का तरीका। अब यदि वस्तु की कीमत क्या कर दी जाए? घटा दी जाए, या फिर वस्तु की कीमत को बढ़ा दी जाए, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपन की पुस्तक में दे रखा है, जब वस्तु की कीमत 40 से घटा करके कितनी कर दी जाती है? 25 रुपये कर दी जाती है। उस वक्त मांग क्या होगी और पूर्ति क्या होगी? अब प्राइस कितनी रख दी अपन लोगों ने? प्राइस रखी है अपने, प्राइस रखी है अपने, प्राइस होगी अपन की, प्राइस रखी है P बराबर 25, P बराबर 25। तो अब इसको Q में रख दो पहले मान, Q बराबर 120, सॉरी 200, Q बराबर 200, P बराबर कितनी रखी है? P बराबर अपने रखी है 25। तो Q क्या होगा? Q अर्थात डिमांड की क्या हो जाएगी स्थिति? डिमांड ज्ञात करनी है तब 200 माइनस P 25 हो जाएगी, तो 175 होगी। कीमत क्या की अपन ने? घटाई है 140 से। अब यहाँ पर सप्लाई ज्ञात करनी है, तो सप्लाई है अपन के पास 120 प्लस 25 बराबर 145। अर्थात जब प्राइस घटी तो मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, और पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस स्थिति को अधिपूर्ति अधिमांग की स्थिति कहते हैं। और अब आप लोग इसको बढ़ा के देख लेते हैं। जब प्राइस कितनी मान लें? 45 मान लें, 40 से बढ़ा ही है, तो डिमांड क्या होगी और सप्लाई क्या होगी? तो मान रख दीजिए 200 माइनस 45 बराबर 155, और सप्लाई क्या हो जाएगी? 120 प्लस 45 बराबर 165। अर्थात अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप यदि इस वीडियो जो देख रहे हो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करावें, और ऐसी ही और वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करावें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।